नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेशल टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इट्स अबाउट RCEP। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझेंगे कि RCEP है क्या, भारत ने इसको क्यों ज्वाइन नहीं किया, और RPEC और अमेरिका, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का ये हमारा स्पेशल टॉपिक है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करें, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक स्मार्ट कोर्स जो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्प कर सकता है। इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज़ डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। RCEP दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड ब्लॉक का जन्म हुआ लास्ट संडे। RCEP में टोटल 15 देश हैं। ये 15 देश जो हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर सभी के नाम हैं। एज यू कैन सी, ये आसियान देश हैं। मैं एक बार ये देशों के नाम आपके लिए पढ़ देता हूँ। म्यांमार, थाईलैंड, कैम्बोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपाइंस, ब्रुनेई दारुसलाम। तो ये हो गए 10 एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान के 10 देश। फिर हैं जापान, चाइना, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। एज यू कैन सी, यहाँ पर भारत का नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन भारत अब RCEP का पार्ट नहीं है। 2019 में भारत ने नेगोशिएशंस जब चल रहे थे RCEP के, तब भारत ने ये ऐलान कर दिया कि हम RCEP का पार्ट बनना नहीं चाहते हैं। तो प्रश्न ये है कि भारत ने RCEP को ज्वाइंट क्यों नहीं किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड ब्लॉक है। चाइना इसको थरोली एक कहते हैं पावर्ड बाय चाइना। तो जो हम देखते हैं कई प्रोग्राम्स जिसमें लिखा हुआ होता है कि पावर्ड बाय दिस कंपनी, पावर्ड बाय दैट, तो RCEP पावर्ड बाय चाइना, आप ऐसा कह सकते हैं। टोटल ये देश जो है 15 देश, ये ग्लोबल इकोनॉमी का 29%, राइट, 29% ये 15 देश जब मिल जाते हैं तो ये इतना बड़ा ब्लॉक बन जाता है। कंबाइंड GDP देखिए इनकी, $26.2 ट्रिलियन, 1/3 यानी कि 33% जितना दुनिया का GDP का जो शेयर है वो सिर्फ ये 15 देशों के पास रहेगा। या फिर ये 15 देश मिलकर इतना बड़ा एक चंक जो है वो मीन्स एक इतनी बड़ी टीम या फिर इतना बड़ा पार्ट, जो इतना बड़ा ब्लॉक जो लगभग 33% जितना ग्लोबल GDP जो है उसको रिप्रेजेंट करेगा। यूरोपियन यूनियन या फिर जो नॉर्थ अमेरिका में जो इस प्रकार के इकोनॉमिक ब्लॉक हैं उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है RCEP, राइट। अब प्रश्न ये उठता है, मेन चीज़ जो हमें देखनी है वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है कि भारत ने RCEP को ज्वाइन क्यों नहीं किया। सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि ये एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। RCEP एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इन 15 देशों के बीच में। लगभग 90% जितनी जो चीज़ें हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स, राइट, सर्विसेज की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। 90% जितने प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा, यानी कि किसी भी प्रकार की इंपोर्ट ड्यूटी 90% प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं लगाई जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि लेट्स से भारत में कोई एक कंपनी, मोबाइल मेकिंग कंपनी, भारत की कोई एक कंपनी 10,000 रुपये में एक स्मार्टफोन हम यहाँ पर बना रहे हैं, ओके। यही फ़ोन अगर हम RCEP के पार्ट बन जाते तो यही फ़ोन जो चाइना में लेट्स से 5,000 रुपये का बन सकता है या 5,000 रुपये में बन जाता है, ये फ़ोन 5,000 रुपये में या फिर 6,000 रुपये में हमारे देश में मिलने लगेगा। तो कंज्यूमर को तो बहुत मज़ा आ जाएगा कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हैं या फिर एक कम दाम में अच्छे फीचर वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें मिल जाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि कुछ समय के बाद कितनी सारी मोबाइल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो हैं वो बंद हो जाएगी। हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो बंद हो जाएगा, या फिर इसके ऊपर एक बहुत गहरी इम्पैक्ट हमें सहनी पड़ेगी। हम इनको क्या बेचें, हम इन देशों को, चाइना को हम कौन से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं
वो बेच पाएंगे। यहाँ पर 3 बड़े इंडस्ट्रियल देश हैं इस RCEP में। एक है चाइना, एक है जापान और एक है साउथ कोरिया। ये तीनों देश मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो अगर भारत ने RCEP को ज्वाइन किया होता तो चाइना से, जापान से, साउथ कोरिया से वहाँ के प्रोडक्ट्स का फ्लड आ जाता, एक सुनामी आ जाती वहाँ के प्रोडक्ट्स की। और हमारे यहाँ पर जो छोटी छोटी MSMEs हैं, जो दूसरी ऐसी जाइंट कंपनीज हैं, उनके लिए कंपटीशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसी सिचुएशन में वो आ जाते हैं कि वो कभी इनके सामने टिक ही नहीं पाते और 2-3 सालों के अंदर बहुत सारी हमारी फैक्ट्रीज बंद हो जाती। तो फिर उस टाइम पर ये 4,000 के फ़ोन, 5,000 या 10,000 रुपये में जो अच्छे फीचर वाले मोबाइल फ़ोन है वो खरीदने की भी क्षमता जो है हमारी वो चली जाती। फिर मिसयूज ऑफ सिंप्लीफाइड कंट्री ऑफ ओरिजिन रूल्स, जो कंट्री ऑफ ओरिजिन रूल्स हैं इसका भी दुरुपयोग होता। चाइना क्या करता कि चाइना ने अभी कुछ दिनों पहले डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस में ही मैं बात कर रहा था, इसनट के कैसे हमने देखा जब हम बात कर रहे थे ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, राइट, 8 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने जो अपना रिपोर्ट दिया, तो उसमें आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो ग्रुप है उन्होंने बताया था कि कैसे हमने चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ इंक्रीज़ कर दिया, उनके ऊपर एक हर्डल्स थोड़े उनके लिए क्रिएट किए, तो वहाँ से प्रोडक्ट्स आने बंद हो गए। लेकिन हांगकांग और सिंगापुर से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमारे देश में आने लगे। तो चाइना सिंपली क्या करेगा, जो कंट्री ऑफ ओरिजिन रूल है RCEP के अंदर, इसका कोई काम नहीं रहेगा फिर। तो अगर ऐसे कोई प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर या फिर ऐसी कोई कंडीशंस हमने रखी है, तो व्हाट चाइना विल डू इज़ कि चाइना अपने प्रोडक्ट्स को कंप्लीट करके भेज देगा हांगकांग या फिर सिंगापुर या फिर किसी और देश में, वहाँ पर भेज देगा और उसके बाद उसके ऊपर सिर्फ एक रैपर लगाया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा मेड इन थाईलैंड, और ये फिर प्रोडक्ट जो है वो हमारे देश में मेड इन थाईलैंड के नाम पर बेच दिया जाएगा। मैक्सिमम प्रोसेस कहाँ पर हुई? चाइना में। मैक्सिमम प्रॉफिट किसको मिलेगा? चाइना को। थाईलैंड या फिर दूसरे देश में क्या हुआ, सिर्फ उसके ऊपर एक कवर लगाया है आपने एंड दैट्स इट, यहाँ पर भेज दिया। तो ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। फिर एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, अगर आप डेली फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस को एक लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो यू नो इट वेरी वेल कि हमारे किसानों की सिचुएशन क्या है। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में आपने NCERTs में पढ़ा होगा। हम जब स्कूल में थे उस टाइम पर भी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में आता था कि हॉर्टिकल्चर में, फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में ये देश जो हैं ये बहुत ही डेवलप्ड हैं। ऑस्ट्रेलिया के कितने सारे प्रोग्राम्स आपने नेट जियो, एनिमल प्लैनेट या फिर डिस्कवरी में देखे होंगे। वहाँ के किसानों के पास हज़ारों में, लाखों में काउज और बफेलोज होते हैं, ख़ास करके उनके पास हज़ारों लाखों गाय होती हैं। उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं और वहाँ पर एक पेस्टोरल लैंड भी बहुत ज़्यादा है। हेलीकॉप्टर और अच्छी कार्स का इस्तेमाल करते हैं वो अपनी जो काउज हैं उनको वापस लाने में। तो इतना डेवलप्ड उनका एग्रीकल्चर है, इतना डेवलप्ड उनका डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। न्यूजीलैंड तो फ्रूट्स के लिए कितना फेमस है। आज हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा शहर होगा, कोई टाउन होगा जहाँ पर आपको कीवी और दूसरे जो न्यूजीलैंड के फ्रूट्स हैं वो ना मिलते हों। तो अगर ये 2 देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो खेती बाड़ी में आगे हैं, तो अगर इन देशों से भी ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पर आने लगते तो सोचिए हमारे किसानों की क्या सिचुएशन होती। और ये डायरेक्टली ये वाला जो पोर्शन है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वाला, ये हमारे शहरों को, हमारे अर्बन डेवलपमेंट को अफेक्ट करता। और ये एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स का डंपिंग जो है वो हमारे ग्रामीण विस्तारों को अफेक्ट करता है, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को डिस्ट्रॉय कर देता या फिर इसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता। तो फिर बचा क्या? सर्विस सेक्टर। ऑफ कोर्स आज भी हमारी जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो सर्विस सेक्टर से मिलता है। तो भारत ने RCEP को ये कहा कि
चाइना, जापान, साउथ कोरिया आपका ये जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों के लिए एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है सर्विसेज। तो आप अलाउ कीजिए कि हम हमारे देशों की जो सर्विसेज हैं वो आपके देशों में बेच सकें। हमारे लोग जो हैं वो सर्विस सेक्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। तो हमारे लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, चाइना, जापान, ख़ास करके इन सारे देशों में, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, ये सारी जगहों पर हमारे लोग जो हैं वो आज आ सके, ईजी मूवमेंट हो, वीज़ा ऑन अराइवल जैसी फैसिलिटीज़ दे दीजिए, हमारे लोग आकर वहाँ पर compete करेंगे। तो उनको पता है कि अगर भारत के लोग वहाँ पर उनके शहरों में आने लगे तो फिर उनके लोगों के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, आरसीईपी के देशों ने, इन्होंने इस चीज़ के ऊपर भारत को कोई एश्योरेंस नहीं दिया। तो भारत के लिए ये विन विन बिल्कुल है ही नहीं। आई होप ये चीज़ आपको, ये पूरा जो है सर्विस सेक्टर जो हमारा स्ट्रेंथ है उसमें हमें कॉम्पीट नहीं करने देना है उन्हें, वो सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को आपको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत लाना है। तो इसमें भारत का तो नुकसान ही है। हाँ, आरसीईपी इज़ नथिंग बट आसियान +5। साउथ एशियन देशों के बीच में ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। आरसीईपी, ये जो आसियान है उनका जापान के साथ, आसियान का चाइना के साथ, आसियान का अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हो जाएगा। तो ये सारे देशों के साथ तो उनका ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ही। ये बस एक दूसरे के साथ उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आरसीईपी के तहत कर लिया। तो ये 15 देशों के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है। और ख़ास करके जापान, साउथ कोरिया और चाइना, जापान और साउथ कोरिया के लिए, अपने बाकी के जो देश हैं उनमें अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए वो एक दूसरे के साथ compete करेंगे। तो उनके लिए विन विन है। भारत के लिए तो ये विन विन बिल्कुल नहीं था। फिलहाल हमारे इंडस्ट्रियल पिलर की इतनी कोई ख़ास कैपेसिटी नहीं है कि हम इन बड़े बड़े देशों के सामने टिक सकें। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भारत को इसको हमेशा रिजेक्ट करते रहना चाहिए। भारत को ये भी समझना है कि हम एक बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हैं। बहुत सारी एक्सपोर्ट फोकस्ड कंपनीज जो हैं वो चाहेगी कि वो अपना सेटअप जो है वो भारत में करें, भारत में चीज़ों को पैदा करें और दूसरे देशों में बेचें। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पर हमें एक ही चीज़ करनी है, एंड दैट इज़ कि हमें हमारी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी जो है उसको बूस्टअप करना है। जापान, चाइना और साउथ कोरिया का जो एक लेवल है मैन्युफैक्चरिंग में, उस लेवल तक हमें पहुंचना है। धीरे धीरे करके हम वहाँ पर पहुंच सकते हैं। दूसरी चीज़, जो बाइडन यूएसए के नए प्रेसिडेंट बने हैं, अब उनके लिए इंडो पैसिफिक रीजन में और ज़्यादा चुनौतियां पैदा हो गई है बिकॉज ऑफ दिस आरसीईपी। क्या उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आरसीईपी को तोड़ना होगा? नहीं, मेरा मानना है कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कोविड-19 पेंडेमिक। विंटर की शुरुआत हो चुकी है और पेंडेमिक फैटीग भी हमें देखने को मिल रहा है। लोग जो हैं वो अब सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीज़ों का पालन नहीं कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों की वजह से कोविड-19 का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है हमारे देश में और दुनिया के बहुत सारे देशों में। सेकंड वेव बहुत सारी जगहों पर रियलिटी बन चुकी है। तो कोविड-19 को डिफीट करना मेरा मानना है जो बाइडन की सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। उसके बाद वो इकोनॉमी के ऊपर फोकस करेंगे। यूएसए की इकोनॉमी ऑलरेडी -4% पर है। ब्रिटेन की बात करें तो -10%। कनाडा और जापान भी रेड में ही है। दूसरा जो एक चिंता का विषय है वो ये भी है कि एक तरफ क्वाड के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन क्वाड के 2 प्लेयर्स आरसीईपी के मेंबर बन चुके हैं। यू नो द नेम्स, राइट? ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये दोनों देश क्वाड के भी मेंबर्स हैं, लेकिन अब ये दोनों देश आरसीईपी के भी मेंबर्स बन चुके हैं। तो जो क्वाड के देश एक बात कर रहे थे, क्वाड के देश कह रहे थे कि हम SCRI यानी कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, जो चाइना से अलग एक सप्लाई चेन क्रिएट करने की बात कर रहे थे, तो अब तो ये स्टार्ट नहीं होगा ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आप में 4 में से 2 देश तो आरसीईपी के मेंबर बन चुके हैं। तो वो क्यों सप्लाई चेन को डिस्ट्रॉय करें? फिर कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप,
जापान जो है वो एक लंबे टाइम से चाहता था, लेकिन मिस्टर ट्रंप के आने के बाद ये बातें ख़त्म हो गई और आरसीपी जो है उसको एक नई जान मिल गई। तो अब जो बाइडन और जापान के बीच में ये कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को लेकर बातचीत हो सकती है, लेकिन ऑलरेडी जापान भी आरसीईपी का मेंबर बन चुका है, तो चाइना को यहां पर भी एक एडवांटेज है। और एक लास्ट पॉइंट ये है कि जर्मनी और फ्रांस जैसे मित्र देशों के साथ जो रिलेशनशिप में एक खटास आ चुकी है, जो एक क्रैक्स देखने को मिली है, तो शायद ये देशों के साथ रिलेशनशिप को हील करने में इनको एक मलहम लगाने का काम यूएसए करेगा, रादर देन आरसीईपी के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करें। तो इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि भारत को खुद अपने बारे में सोचना पड़ेगा और भारत जो भी हम करना चाहते हैं वो खुद करना पड़ेगा अपने बलबूते पर। ऑफ कोर्स डिप्लोमेसी में एक दूसरे का सहारा लिया जाता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें फोकस करना चाहिए आसियान सार्क के ऊपर। सार्क रीजियन जो है, इसमें पाकिस्तान के साथ कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करके हम ये सार्क को कैसे ज़्यादा एक ट्रेड हब बनाए, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प अस, और ये एक परमानेंट तौर पर हमें इससे मदद मिलती रहेगी। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो पसंद आया है देन हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, एंड आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।